अच्छा, लास्ट सेशन में हमने एक ये चीज देखी थी कि हमने पीएसटी से एसेट्स कैसे लेने हैं, पीएसटी से एचटीएमएल में कन्वर्जन के लिए। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने इमेजेस को मिनीफाई किस तरह से करना, कंप्रेस किस तरह करना है। हमारे पास आइकन्स हैं तो हमने उनसे स्प्राइट्स कैसे बनानी है। और उसके बाद अपने जो पेज है या कोई भी एचटीएमएल पीएसटी है, उसे एचटीएमएल बनाने के लिए हमें उसको किस तरह से देखना है, हमें उसको किस तरह से डिवाइड करना है चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद हम अभी बात कर रहे थे लास्ट सेशन में, एक क्वेश्चन आया था सबसे आखिर में कि पोजीशनिंग क्या है। तो मैं बेसिकली सीएसएस की कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, डिस्प्ले, इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक और इनलाइन, तीन चीज़ें। तो वो मैं आपको एक छोटा सा जो है ना यहाँ पे एग्जांपल दे के दिखा दूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन हुआ था पोजीशनिंग से रिलेटेड के पोजीशनिंग क्या है वो बताऊंगा। और एक और चीज़, हाँ, बॉक्स मॉडल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें बताऊंगा। और इसके बाद हम मीडिया क्यूरीज की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले वाली चीज़ को देखते हैं कि डिस्प्ले क्या है। ये पहले बॉक्स मॉडल को देखते हैं क्योंकि डिस्प्ले में उसकी भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, बॉक्स मॉडल क्या है? बॉक्स मॉडल ये है कि हम जब कोई भी एलिमेंट क्रिएट करते हैं, उसको हम जब मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर देते हैं तो वो किस तरह से अप्लाई होती है। तो मैं वो आपको भी दिखा देता हूँ। बॉक्स बॉक्स मॉडल के अंदर तीन चीजें होती हैं इम्पोर्टेंट, कि मार्जिन, पैडिंग्स और बॉर्डर्स। हमें इन चीज, जब हम कोई लेआउट बना रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि मार्जिन जो हैं वो कहाँ पर अप्लाई हो रहे होते हैं उसी एलिमेंट पे, पैडिंग कैसे अप्लाई हो रही होती है और बॉर्डर कैसे अप्लाई हो रहा होता है। सबसे पहली चीज, जो बॉर्डर और पैडिंग है वो उस बॉक्स की विड्थ के अंदर ही काउंट होते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको, और जो मार्जिन हैं वो बॉक्स की विड्थ के अलावा काउंट होते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैंने इसके ऊपर इसकी 100 px मैंने इसका साइज रखा है। ठीक है, अब अगर मैं इस बॉक्स को देखूं, पैडिंग की तरह, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट ऑप्शन नहीं दे रहा। अब अगर मैं पैडिंग इंक्रीज करूंगा तो हमारे बॉक्स का साइज जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर मैं मार्जिन इंक्रीज करूंगा तो हमारे जो बॉक्स है उसके लेफ्ट और राइट पर जो स्पेस है वो इंक्रीज होगी। तो ये जो मेजर डिफरेंस है ये आप लोगों ने याद रखना है कि बॉर्डर और पैडिंग, ये जो एलिमेंट है उसके विड्थ के अंदर ही होते हैं, उसकी जो डायमेंशन उसके अंदर ही होते हैं, लेकिन जो मार्जिन हैं वो उससे आउटसाइड पे अप्लाई होते हैं। अगर मैं यहाँ पर दूसरा बॉक्स लगाऊं, अच्छा, अब ये देखें, मार्जिन अगर मैं कम करूंगा तो इनका जो आपस का दरमियानी फासला है वो कम होगा, इनका अपना साइज जो है उस पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इनकी पैडिंग जो है इसको कम करूंगा तो इनका जो साइज है उस पे इफेक्ट आएगा। ये देखें,
उनका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उनकी जो दरमियानी स्पेस है वो चेंज नहीं होगी। तो ये चीज़ एक तो आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम आते हैं डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अच्छा, मैंने उस दिन आपको बताया था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो अपने लेफ्ट राइट पर किसी दूसरे एलिमेंट को स्पेस नहीं देता, मतलब 100% विड्थ ऑक्यूपाई करता है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक जो है वो अपनी एलिमेंट के बराबर विड्थ लेता है और अपने लेफ्ट और राइट पर एलिमेंट्स को फ्लोट करने की जो है जगह दे देता है। जो इनलाइन होता है वो सिर्फ उसमें जितना उसका साइज है, लेट्स से अगर उसमें टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स डैश 3 और इसको मैं करता हूँ बॉक्स डैश 3 डिस्प्ले इनलाइन। अब अगर मैं इस पे मार्जिन पैडिंग्स देता हूँ तो आप देखिएगा कि इस पे क्या फर्क पड़ता है। टॉप बॉटम से इसने मार्जिन्स नहीं लिए जो कि मैंने उस दिन बताया था। अब मैं अगर इस पे पैडिंग देता हूँ, पैडिंग्स टॉप बॉटम से ये अपने मार्जिन एक्सेप्ट नहीं करता और इसको हम जो है ना प्लेस नहीं कर सकते। अगर मैं टेक्स्ट चलिए इसको अभी नहीं दिखाता। अब हम काशिफ, जी, नवाजिश शायद ड्रॉप हो गए थे दरमियान में ना, तो उन्हें इन लेट इन कर दें इन सेशन के अंदर। अच्छा वो कहाँ से? पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में देखेंगे ना तो आपको आ जाएगा। और हमजा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है। बॉक्स डैश 2। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने एक ही काम, एक ही चीज़ जो है वो मैं तीनों के साथ करूँगा तो आपको उन पे डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा भी। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने मार्जिन पैडिंग्स तीनों पर अप्लाई किए हैं। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसने 100% विड्थ ली हुई है और उसके ऊपर मार्जिन पैडिंग्स दोनों अप्लाई हो रहे हैं टॉप बॉटम से। जो बॉक्स 2 है इसको मैंने इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है। इस पे मार्जिन पैडिंग्स दोनों अप्लाई हो रहे हैं और ये एलिमेंट्स को फ्लोट भी होने दे रहा है अपने अराउंड। अब अगर मैं इसको ख़त्म करूं तो ये बॉक्स 3 फ्लोट होकर इसके साथ आ जाएगा। और जो डिस्प्ले इनलाइन है वो एलिमेंट्स को अपने इर्द गिर्द फ्लोट होने दे रहा है, लेकिन मार्जिन्स को टॉप और बॉटम से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पैडिंग्स को एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन मार्जिन्स को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अगर मैं इसके मार्जिन्स और पैडिंग्स हटा दूं तो आप इसको, अच्छा अब अगर मैं इसमें टेक्स्ट लिखूंगा ना काफी बड़ा सारा,
तो आपको इसकी रैपिंग जो है वो नजर आएगी किस तरह से हो रही है। अब ये देख रहे हैं कि जो इनलाइन एलिमेंट है, अगर आप उसका साइज देखें या वो देखें कि क्या किस तरह से स्पेस ले रहा है, सिर्फ उसका जो टेक्स्ट है जितनी जगह वो ले रहा है सिर्फ वो एरिया हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ उसने वही जगह ऑक्यूपाई की हुई है, बाकी लेफ्ट राइट पे उसने सारी जगह जो है वो एम्प्टी छोड़ी हुई है। अच्छा, ये तो हो गया डिस्प्ले। अब हम आते हैं पोजीशनिंग की तरफ। जो लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन हुआ था कि पोजीशनिंग से हम लेआउट बना सकते हैं या नहीं। पोजीशनिंग जो है बेसिकली वो लेआउट्स बनाने के लिए यूज नहीं करते हम। पोजीशनिंग ये है कि हमारे पास कोई एक लेआउट है जो हमने फ्लेक्स से या फ्लोट से या ग्रिड से बनाया हुआ है, उसमें किसी एलिमेंट को अगर हमें किसी स्पेसिफिक जगह पर फिक्स करना है या प्लेस करना है, लेकर जाना है, और मोबाइल व्यू में हमें उसको दूसरी जगह पर रखना है, तो हम पोजीशनिंग से वो चीज़ कर सकते हैं। वैसे तो ग्रिड से अब हमें पोजीशनिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं आपको एक पोजीशनिंग की एक चीज़, 2-3 पॉइंट्स है वो बता देता हूँ। जो फिक्स पोजीशन है वो आपकी स्क्रीन के हिसाब से सेट होती है। लेट्स से अगर मैंने किसी एलिमेंट को फिक्स किया है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, पोजीशन फिक्स्ड, टॉप से 30 px और लेफ्ट से 30 px, बैकग्राउंड ग्रीन विद। अच्छा, अब ये जो बॉक्स 1 सेट हुआ है ये स्क्रीन के जो आपकी विंडो है उसके हिसाब से फिक्स हो गया। अब अगर हमारे पेज में स्क्रॉल आएगा तो भी, मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाल के दिखा देता हूँ अपनी जगह। ये देखें, ये अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। इसको भी थोड़ा सा और बॉक्स 1 जो है वो आपका स्क्रीन में पोजीशन पर फिक्स हो गया है। अब आप जैसे भी स्क्रॉलिंग करते रहेंगे लेकिन आपका जो वो एलिमेंट है वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। अच्छा, किसी के एंड से थोड़ा सा शोर आ रहा है, जरा माइक म्यूट करें। अच्छा, दूसरी पोजीशनिंग की जो टाइप है वो है रिलेटिव। रिलेटिव बेसिकली क्या है कि रिलेटिव एलिमेंट जिस जगह पर आ रहा है वहां से जब हम उसको पोजीशन करते हैं तो वो अपनी मैं इसको ये कंसेप्ट आपको किस तरह से समझा सकता हूँ, वो अपनी पोजीशन से जो है ना स्पेस नहीं छोड़ता, ठीक है, लेकिन जो हम उसको पैडिंग या जो सॉरी जो पोजीशन दे रहे होते हैं लेफ्ट या राइट से, वो उतना जो है ना डिस्प्लेस हो जाता है वहां से। अगर एक एलिमेंट है वो आ रहा है 3rd नंबर पे और उसको मैं पोजीशन देता हूँ रिलेटिव और उसको टॉप और लेफ्ट से कुछ मैं वैल्यू दे देता हूँ, तो जो वो लेफ्ट से भी 30 px जो है वो मूव कर जाएगा और टॉप से भी 30 px मूव कर जाएगा, लेकिन उसकी जो जगह थी एक्चुअल, वहां पर कोई भी और एलिमेंट नहीं आ सकेगा। वो अपनी एक्चुअल जगह जो है वो स्पेस खाली नहीं करता, लेकिन वो जो हम वैल्यूज देते हैं उसके हिसाब से वो प्लेस हो जाता है। अच्छा, अब मैं अगर आपको इसी फर्स्ट एलिमेंट को ही चेंज करके दिखाऊं, सॉरी, अच्छा अब ये देखें इसने डॉक्यूमेंट फ्लो में से अपनी जगह नहीं छोड़ी। अगर मैं इसकी पोजीशन फिक्स कर रहा हूं तो जो नीचे वाले एलिमेंट हैं वो इसकी जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिलेटिव करता हूं तो वो डॉक्यूमेंट फ्लो में से अपनी जगह नहीं छोड़ता, लेकिन वो प्लेस हो जाता है उसे उन वैल्यूज की बेस पे जो हमने उसको दी होती हैं लेफ्ट, टॉप, राइट या बॉटम से।
अच्छा, अब तीसरी जो टाइप है वो है एब्सोल्यूट। ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसमें क्या होता है कि जो जिस एलिमेंट को हम एब्सोल्यूट पोजीशन देते हैं वो अपना जो नियरेस्ट रिलेटिव एलिमेंट है उसके हिसाब से प्लेस होता है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अच्छा, अब हम ये जो एब्सोल्यूट एलिमेंट है इसको हम पोजीशन कुछ असाइन करते हैं। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है कि जो अपना नियरेस्ट रिलेटिव एलिमेंट है जो कि सबसे आउटर डिव है, मतलब इस पॉइंट से लेफ्ट से 30 px और टॉप से 30 px ले रहा है। ठीक है। अब हालांकि ये है तो बॉक्स इनर के अंदर। ठीक है। अगर मैं बॉक्स इनर को लेट से मार्जिन देता हूँ कुछ, px, अच्छा। अच्छा, अब ये देखें, ये इनर एलिमेंट के अंदर है लेकिन फिर भी ये जो अपनी पोजीशन सेट कर रहा है एब्सोल्यूट एलिमेंट वो रिलेटिव एलिमेंट के हिसाब से कर रहा है। अगर मैं इनर एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव कर दूंगा तो ये जो एब्सोल्यूट एलिमेंट है वो फिर उसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, इनर एलिमेंट के टॉप लेफ्ट से। ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि जो एब्सोल्यूट एलिमेंट होता है वो अपने नियरेस्ट रिलेटिव एलिमेंट के टॉप लेफ्ट से अपनी पोजीशन कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। अगर मैं इनर को स्टैटिक कर दूंगा तो दोबारा ये स्टैटिक, बेसिकली हम किसी चीज की पोजीशन को जो है ना नल कर रहे होते हैं, वो जो डिफॉल्ट पोजीशन होती है ना वही आ जाती है उसके ऊपर। अब वो दोबारा जो है एलिमेंट अपनी जगह पर चला गया। तो अगर आप लोगों का पोजीशनिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं उसका भी आंसर कर देता हूँ, फिर हम मीडिया क्यूरीज की तरफ जाएंगे। आप माइक ओपन करके बोल के पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपका। नो सर, पोजीशनिंग का क्लियर है। इससे पहले जो आपने बताया था डिस्प्ले का, उसमें आपने किसी प्रॉपर्टी का बताया था कि वो मार्जिन टॉप से और बॉटम से नहीं लेता है, वो समझ नहीं आया था, वो बता दें जरा एक जो बार। एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट होता है वो टॉप और बॉटम से मार्जिन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम किसी भी एलिमेंट को जो डिस्प्ले है वो इनलाइन कर देंगे तो वो मार्जिन्स नहीं लेगा। तो जो बाकी हैं, ब्लॉक हो गया और इनलाइन ब्लॉक हो गया, वो एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, वो एक्सेप्ट करते हैं। जो तो सर इनलाइन, एक दफ़ा, हाँ जी जी, जी, जी जी पूछें। मैं कह रहा हूँ ये एक दफ़ा बॉक्स साइजिंग का भी बता दें। इसमें एक कॉन्टेक्ट कंटेंट बॉक्स है और एक बॉर्डर बॉक्स है, इन दोनों में डिफरेंस बता दें। हाँ जी, जो बॉक्स साइजिंग में कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स हम लगाते हैं ना, अगर हम लगाते हैं कंटेंट बॉक्स तो इसका मतलब क्या है कि जो उस एलिमेंट को जो हम फिक्स विड्थ या हाइट देंगे वो जो कैलकुलेट होगी उसमें उसका पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन तीनों चीजें ही नहीं होंगी। चलिए मैं आपको, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी करके।
अब अगर मैं इसकी बॉक्स साइजिंग जो है इसको कंटेंट बॉक्स करूंगा, तो जो हमने इस पे डायमेंशंस दी हुई हैं विड्थ और हाइट, उसके अंदर ना बॉर्डर होगा, ना पैडिंग होगी, ना मार्जिन होगा। अगर मैं इसको अब पैडिंग देता हूँ लेट से 30 px, तो ये उस 100 पिक्सल से बाहर चली जाएगी। ठीक है, जो इसका जो इसका एक्चुअल साइज होगा ना अभी भी वो 100 पिक्सल्स ही होगा, लेकिन जो इसकी पैडिंग होगी वो इसके कंटेंट से बाहर होगी। मतलब इसका जो एक्चुअल साइज होगा वो 100 by 100 ही रहेगा। लेट्स से अगर इसके अंदर मैं कोई कंटेंट लिखता हूँ, ये देखें, अब ये जो इसके अंदर कंटेंट है ना ये 100 पिक्सल by 100 पिक्सल वाले एरिया के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी इसकी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर कर देता हूँ, तो 100 px जो है वो इसके बॉर्डर से कैलकुलेट होगा। अब ये इसके बॉर्डर तक जो है ना 100 पिक्सल होगा, बॉर्डर से बॉर्डर तक 100 पिक्सल हो जाएगा। सॉरी, अब ये देखें इसका बॉर्डर से बॉर्डर जो है वो 100 पिक्सल्स हो गया है। अब अगर मैं इसकी पैडिंग जो है इसको 0 कर देता हूँ, अब अगर मैं इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो इस बॉक्स के अंदर अंदर अप्लाई हो रही है, इससे बाहर नहीं जा रही। यानी कि सर अगर हम इसको कंटेंट बॉक्स करेंगे तो बॉक्स के अंदर सिर्फ कंटेंट रहेगा और जो पैडिंग और बॉर्डर है वो बॉक्स से बाहर चला जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे और ही है। बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो जो उसकी पैडिंग होगी और उसका बॉर्डर होगा वो बॉक्स के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, मीडिया क्यूरी। अच्छा, मीडिया क्यूरी क्या है? हम जब रिस्पॉन्सिव लेआउट्स बनाते हैं तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स बताते हैं कि अगर लेट से इतनी विड्थ है तो हमें ये चीज़ चाहिए, और अगर इतनी विड्थ है तो हमें इस एलिमेंट पे ये चीज़ चाहिए। मैं आपको उसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर कहता हूँ मीडिया मैक्स डैश विथ 767 px बैकग्राउंड रेड और बॉक्स। अच्छा, अब ये मीडिया क्यूरी क्या कह रही है कि अगर हमारे पास जो स्क्रीन साइज है वो मैक्सिमम 767 पिक्सल्स तक, इस बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होना चाहिए। अब अगर मैं इसको स्क्रीन साइज को कम करूं, ये देखें, जैसे ही हम 767 से ऊपर जाएंगे तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, ये आपको साइज नजर आ रहा होगा नीचे यहाँ पे इस जगह पर कि स्क्रीन साइज क्या है इस वक्त। ये जैसे ही हम 767 से नीचे जाएंगे तो ये रेड हो जाएगा, ऊपर आएंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो बेसिकली मीडिया क्यूरीज का सिर्फ इसमें है, सिर्फ यही चीज समझनी है कि हमने विड्थ मैक्स विड्थ लगानी है या मिन विड्थ लगानी है। इसमें दो चीजें होती हैं, दो तरह से लेआउट बनते हैं। एक होता है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होती है इसमें, और एक होती है डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच। अभी जो प्रोफेशनली काम होता है उसके अंदर ज्यादातर डेस्क मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को लेकर चला जाता है। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच क्या होती है कि जब हम कोई किसी भी पेज को बना रहे होते हैं तो पहले हम उसका मोबाइल व्यू, उसकी सीएसएस लिखते हैं। ठीक है, उससे फायदा ये होता है कि ज्यादातर जब डेस्कटॉप पे साइट लोड होती है तो जो मोबाइल वाले स्टाइल्स हैं वो साथ लोड नहीं होते। अगर हम डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच रखेंगे तो जो हमारे मोबाइल वाले स्टाइल्स हैं वो भी वहां पे अप्लाई हो रहे होते हैं, वो ओवरराइड हो रहे होते हैं। अब डेस्कटॉप मोबाइल फर्स्ट और डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच, उसमें डिफरेंस किस तरह से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ।
कि हम कुछ स्टाइल लिख लेते हैं, ठीक है। हम मोबाइल व्यू जो है वो लिख लेते हैं, जैसे इसका मैंने लेट से मोबाइल व्यू लिख लिया रेड। अब मैं इसमें मीडिया की व्यू लिखूंगा, मीडिया इन डैश विथ 768 पिक्सल्स बैकग्राउंड। अब ये जो मीडिया क्यूरी लिखी है ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ मैंने लिखी है। इसका मतलब क्या है कि पहले हम मोबाइल के जो स्टाइल्स हैं उनको हैंडल कर रहे हैं और उसके बाद हम डेस्कटॉप के स्टाइल्स अकॉर्डिंगली सिर्फ चेंज कर रहे हैं जब हम डेस्कटॉप व्यू पर जाते हैं। तो इस तरह जो है हमारे डेस्कटॉप पर जो CSS लोड होती है उसका साइज कम होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो उसमें जो CSS मोबाइल के लिए लिखी हुई होती है वो लोड नहीं होती, वो ओवरराइड नहीं हो रही होती। तो ये फर्क है इन दो अप्रोचेज में, मोबाइल फर्स्ट में और डेस्कटॉप फर्स्ट में। अच्छा, मीडिया क्यूरीज में हम क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, वो तो काफी सारे हैं। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ये रेटिना डिवाइस है या नहीं है, मिनिमम विड्थ कितनी है, मैक्सिमम विड्थ कितनी है, डिवाइस की पिक्सल रेशो कितनी है कुछ। क्योंकि रेटिना का जो मैंने आपको बताया वो हम इसलिए यूज करते हैं कि प्रोफेशनल साइट्स में रेटिना डिवाइसेस के लिए और इमेजेस लोड हो रहे होते हैं, और जो नॉर्मल स्क्रीन हैं उनके लिए वो जो है ना 1x इमेजेस लोड हो रहे होते हैं और रेटिना के लिए 2x हो रहे होते हैं। 2x लोड करने का पर्पस ये है, जैसे हमारे पास मैकबुक्स हैं उनमें अगर हम 1x इमेज को लोड करते हैं तो वो डिस्टॉर्टेड मतलब नजर आती है, क्योंकि उसमें पिक्सल रेशियो ज्यादा होती है, तो वो इमेज ऐसे जैसे फटा हुआ ऐसे नजर आ रहा होता है। तो इसलिए हम फिर रेटिना डिवाइसेस पे जो है 2x इमेजेस जो है ना वो लोड करते हैं। तो ये मीडिया क्यूरी इसलिए भी यूज होती हैं। अच्छा, अभी आप जो सिंटेक्स देख रहे थे, एक अजीब सा सिंटेक्स मैं यूज कर रहा था, ये कि मैं बॉक्स के अंदर जो है मीडिया क्यूरी लिख रहा था। अगर मैं आपको इसकी कंपाइल्ड CSS दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगी। पहले बॉक्स के लिए हमने CSS लिखी, उसके बाद मीडिया क्यूरी लिखी और उसके अंदर हमने दोबारा उस एलिमेंट को यूज किया। ये जो मैं फीचर यूज कर रहा था ये बेसिकली CSS जो है ये एक प्री प्रोसेसर है CSS का। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। मैं आपको इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, सैस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो है ना अपनी CSS जो है ना उसको एक तो रोबस्ट करें। इसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें CSS में नहीं मिल रही होती, जैसे इसमें नेस्टिंग है, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है, फंक्शंस है, मिक्सिंस है, रीयूजेबल क्लासेस हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंदर बनाते हैं। ये इस तरह कह लें कि हम CSS के अंदर एक थोड़ी सी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। इसके अंदर आप लूप्स भी है यूज कर सकते हैं, इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रिड सिस्टम बनाना बड़ा इजी हो जाता है कि आप सिंपल एक लूप लगाते हैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, उसमें आप ग्रिड बना लेते हैं। अच्छा, इसके कुछ फीचर्स जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं शुरू में, मैं आपको वो सिर्फ थोड़े से दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज कि हम इसमें वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, इसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, सैस और आपको ये दो टाइप्स नजर आ रही होंगी, SCSS और सैस। जो ज्यादातर यूज की जाती है वो SCSS यूज की जाती है, क्योंकि सैस जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स और सेमी कॉलन्स जो हैं वो नहीं होते, तो वो हम ओमिट कर देते हैं सैस में, जिसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। ये सैस लेआउट के अंदर हम ब्रैकेट्स भी यूज कर रहे होते हैं, सेमी कॉलन्स भी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे करने का सबसे पहली चीज़ हम वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेस्टिंग है। नेस्टिंग में हम क्या करते हैं, अगर हमें नैव के अंदर यूएल को टारगेट करना है तो हम क्या करते हैं, नैव के ब्रैकेट्स के अंदर यूएल को लिखते हैं और उसको हम स्टाइल दे देते हैं, जिसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आ जाती है।
इसकी कन्वर्जन जो है वो ये लिखी हुई है यहाँ पर। अच्छा, तीसरी चीज इसके अंदर हम पार्शल्स बनाते हैं। अच्छा, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। पार्शल्स बेसिकली क्या चीज होती है कि हम छोटी छोटी फाइलें बना लेते हैं, कंपोनेंट बेस हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। लेट्स से कंपोनेंट हमने बनाया कार्ड, उसकी हमने स्टाइलिंग की और उसको हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर उस SCSS फाइल के अंदर ऐड कर लिया। फिर हमने एक दूसरी हेडर की एक CSS लिखी, उसको हमने अपने मेन CSS फाइल के अंदर SCSS फाइल के अंदर ऐड कर लिया, उसको कंपाइल करवा लिया। इस तरह से होता क्या है कि हमारे पास जो SAS की फाइल है या CSS की फाइल है, उसमें हमें जब सर्च करना पड़ता है कोई कोड तो वो इजी हो जाता है। हम सिंपली कंपोनेंट की SCSS फाइल में जाते हैं और वहाँ पे जाके स्टाइल चेंज कर लेते हैं। और इसकी कन्वेंशन ये होती है कि पार्शल का नाम जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, तो जब हम उसको इंक्लूड करवाते हैं तो मैं कैसे लिख के दिखाऊँ आपको। अच्छा, उसकी इंपोर्ट का स्टाइल ये होता है @import और इसके अंदर अंडरस्कोर डायरेक्टरी का पाथ और उसके आगे फाइल नेम। इसके साथ हमें एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती। हम इस तरह से वो फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। अब जब ये कंपाइल हो जाएगी तो सबसे पहले पार्शल्स के स्टाइल आ रहे होंगे और उसके बाद जो हमने जो भी स्टाइल लिखे हैं उसके नीचे वो वाले स्टाइल्स आ रहे होंगे। बेसिकली जिस तरह हम अपने बैकएंड में अगर देखें तो कोड को फंक्शंस में या पार्शल्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, बेसिकली ये भी वही चीज़ है। अच्छा, इसके बाद इसका एक और जो फीचर है मिक्सिंस बेसिकली फंक्शंस हैं। फंक्शंस नहीं कहेंगे इसको हम, फंक्शंस ही हैं जिसमें हम वैल्यूज पास करते हैं और उसमें जो कोड है उसको हम मल्टीपल जगह पर यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है, हमें इसके साथ वेंडर प्रीफिक्स लगाने हैं, तो हम हर दफा तो अगर ये लिखेंगे, ये तीनों प्रॉपर्टीज हर दफा खुद से लिख रहे होंगे तो एक हेक्टिक चीज हो जाएगी हर दफा लिखना। तो हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें सिंपल एक वैल्यू पास करते हैं। अब जब ये वाली चीज कंपाइल होगी तो कुछ इस तरह से इसकी आउटपुट आ रही होगी कि वो तीनों प्रॉपर्टीज आ रही होंगी वेंडर प्रीफिक्सेस के साथ और साथ वो वैल्यूज आ रही होंगी। अच्छा, इसमें एक्सटेंड और इनहेरिटेंस क्या होती है। हम एक क्लास बनाते हैं। लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई मैसेज। सबसे पहले मैंने एक स्पीशीज की क्लास बनाई, फिर मैंने उसकी पर्सन की क्लास बनाई, फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज की क्लास बनाई। जब मैं पर्सन क्लास के अंदर वो तीनों जो हैं क्लासेस एक्सटेंड करवाऊंगा तो इन तीनों का कोड उसके अंदर आ रहा होगा। ये अगर आप ये उसमें जाएं ऊप में, तो ऊप में भी ये कंसेप्ट होता है कि हम जो क्लासेस हैं उनको इनहेरिट कर रहे होते हैं, एक्सटेंड कर रहे होते हैं। बेसिकली उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम अपने अंदर ऐड कर रहे होते हैं उस वक्त। तो ये वो चीज़ है। अच्छा, इसके अंदर ऑपरेटर्स तो खैर ये हम CSS के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसमें भी इसके जो सारे फीचर्स जो हैं कुछ अभी मैंने आपको बताए हैं, जैसे वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स। तो ये आप इसकी इस डॉक्यूमेंटेशन से ये सारी जो है ना चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, इसको हम कंपाइल किस तरह से करवा सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं। इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं मेन। इसके अंदर एक और फाइल बनाते हैं। मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ वेबस्टोन में। अच्छा, मेन के अंदर जाकर मैं क्या करूँगा, @import partial। ठीक है, मैं पार्शल्स के अंदर कुछ भी स्टाइल लिखूंगा। लेट्स से डॉट बॉक्स बैकग्राउंड कलर रेड। अब इसको हमने कंपाइल किस तरह से करवाना है, या तो हम कोई बिल्ड सिस्टम या बिल्ड टूल यूज कर लें, जैसे ग्रंट हो गया, गल्प हो गया, वेबपैक हो गया, ये चीज़ें यूज कर लें, या फिर हमें कुछ ऑनलाइन टूल्स मिल जाते हैं जैसे कि क्वाला है।
ये एक टूल है जो सैस को कंपाइल करके हमें उसका CSS वर्जन जो है वो दे देता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें इनपुट फाइल का पाथ देते हैं और एक आउटपुट फाइल है उसका पाथ दे देते हैं। डेस्कटॉप का डेस्कटॉप टेस्टिंग। अच्छा, इसके अंदर वो फाइल आ गई। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सपेंडेड में जाकर कंपाइल किया तो हमारे पास वहां पर एक CSS फाइल बन जाएगी इसी फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर कंपाइल्ड जो है हमारे पास कोड आ रहा होगा। ये मेन CSS पड़ी है तो इसके अंदर ये कोड आ रहा है। मैं पार्शल के अंदर कोई भी चीज चेंज करूंगा तो ये रन टाइम जो है कंपाइलिंग का भी हमें ऑप्शन देता है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो कंपाइल। तो अभी मैंने इसके अंदर कोड लिखा है। मैं इसके अंदर करता हूँ क्लास बॉक्स टू मार्जिन 20px। तो अब जब ये कंपाइल हो जाएगी तो हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ रही होगी। ये देखें, तो ये एक टूल है जिससे हम सैस को कंपाइल करवा सकते हैं।